नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आ रहे हैं या फिर तुरपई की जा रही है, पैबंद जोड़े जा रहे हैं, रीपैकेजिंग की जा रही है? अब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या ये सारी इंडिया इंडिया वाली योजनाएं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं थीं? क्या मेक इन इंडिया सिर्फ अंग्रेजी में नाम होने के कारण आत्मनिर्भर भारत से कोई अलग कल्पना थी? नहीं दिखते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से इस बारे में बात की जाए। प्रोफेसर बनर्जी, यही है कि रेटिंग के संदर्भ में से मैं शुरू करना चाहता हूं कि मूडी ने भारत के आउटलुक को नेगेटिव बताया है और कहा है कि इसका कोरोना से ताल्लुक नहीं है। दूसरी एजेंसियों ने भी कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है? देखिए, अभी के लिए जो डेटा दिख रहे हैं वो कुछ खास अच्छा नहीं है और उससे भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि डेटा हमारे पास जो है उस वो थोड़ा सा बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। उससे आता है कि जो पिछले का जो एक चल था उसी के बारे में ये फर्स्ट क्वार्टर के डेटा ज्यादातर उसी के बारे में है। उसी में भी काफी धीमे ग्रोथ लग रहा है और पता नहीं वो क्वार्टर जब खत्म हुआ तब से ये शटडाउन लॉकडाउन हुआ, तो मेरे ख्याल से और तो बुरा होना हमें हमें लगता है कि उससे भी काफी ज्यादा बुरा है। लेकिन वो एक तरह से मुझे वो मूडी से मेरे कोई लेन देन नहीं है। उन लोगों का कुछ अलग अलग इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो ये इससे हम लोग निकल भी सकते हैं। और अगर ठीक से पॉलिसी चुने तो मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग निकल सकते हैं। इतना इतना भी परमानेंट नहीं है। लेकिन पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। और पर आज जी, मुझे न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट है कि और कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा। तो फिर शायद थोड़ा सा शक हो रहा है कि पता नहीं हम लोग अपने आप को फंसा देंगे यहाँ शायद। क्यों आप इस बात को लेकर ज़्यादा सीरियस हुए कि आज ही वित्त मंत्रालय ने एक सभी विभागों को नोटिस भेजा है कि कोई नए प्रोजेक्ट के बजट के लिए मत आइए हमारे पास, और जो पुराना प्रोजेक्ट जो मंजूर हुआ है उसका भी पैसा अब रोक लिया जाएगा। 1 साल तक ये अब कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खर्च होगा और आत्मनिर्भर भारत पर खर्च होगा। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्यों चौंके इस फैसले पे कि हालत और ख़राब हो सकती है या सरकार जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही है? वैसे मुझे खास इससे ज्यादातर थोड़ा सा सिग्नल मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ अभी ये जो गरीब कल्याण पे अगर ज्यादा खर्च करे तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये एक सिग्नल आ रहा है कि अभी हम लोग काफी ये खर्च सरकारी खर्च काफी धीमे कर देंगे। अगर धीमे कर देने से ये यहाँ जो रिकवरी के पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो दब जाएगा, क्योंकि एक तरह से अभी के जो मेरे ख्याल से अभी के जो अभी जरूरत है कि हम लोग काफी अ, खुले पैसा खर्च करें और उससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट से फिर इनकम बढ़ेगा, लोग और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये एक तरह से हमें लग रहा है कि ये ज्यादातर ज्यादा ही कंजर्वेटिव है यहाँ का अभी अभी के पॉलिसी इंडिया। प्रोफेसर बनर्जी जी, प्रोफेसर बनर्जी, आप बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार ज़्यादा खर्च करे और लोगों के हाथ में पैसा दे ताकि वो डिमांड बढ़ेगा और फिर कंजम्पशन होगा, जो कीनियन साइकिल है वो चले। लेकिन मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी समझना चाहता हूँ
कि आप कितना पैसा दे देंगे। जैसे किसान को आप 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं 18 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जनधन में आप 500 रुपया दे रहे हैं, टोटल बजट देख लीजिए तो 60-70 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। क्या इतना पैसा एक बार दे देने से सरकार के पास हमें मालूम नहीं कि कैपेसिटी है कि वो दोबारा दे पाएगी या तिबारा दे पाएगी, तीसरी बार दे पाएगी या नहीं? क्या आपको लगता है कि इससे हम बहुत दूर तक अपनी गाड़ी खींच पाएंगे? देखिए, अमेरिका में ये लोग इससे काफी ज्यादा दे रहे हैं, और ये हम लोग इनके पास, ये अमेरिका में भी बजट डेफिसिट काफी ज्यादा है और इनके पास भी पैसा नहीं है। लेकिन अभी के सोच है कि अगर डिमांड के डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तो इसमें आप ये यहाँ जो कर रहे हैं वो उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। वो कुछ खास नहीं है, वो सेंट्रल बैंक ने डॉलर छिपा के उससे बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो डॉलर, नया डॉलर आ रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं नया डॉलर से, डॉलर छिपा के। ये एक तरह से हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा हम लोग इस पे सोचे कि अभी के लिए जो कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है ये मुझे लगता है ये गलत है। प्रोफेसर बनर्जी, फिर मेरा सवाल यही है कि आप कहते हैं लोगों के हाथ में सीधा पैसा दीजिए, नोट छाप कर दे दीजिए, लेकिन सरकार ने जो रास्ता लिया है वो कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोन के रूप में है। तो क्या लोन के रूप में पैसा देना आपको ठीक लगता है कि वो डिमांड को बढ़ा सकता है, वो कैपेसिटी जनरेशन को बढ़ा सकता है? कैपेसिटी जनरेशन के लिए लोन देना अच्छा है, डिमांड के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये एक काफी वीक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अगर जो बिजनेसमैन हैं उनको लगता है कि डिमांड नहीं होगा तो वो लोग लोन क्यों लेगा। और अगर लोन एक तरह से अगर लोन लेते हैं तो लगेगा कि ये लोन वापस नहीं देने के लिए ले रहे हैं, ये लोन लेके, और ये एक तरह से बिजनेस कम्युनिटी को एक गिफ्ट दे रहे हैं। और अगर वापस करना है तो फिर उन लोगों को सोचना है कि इसको इन्वेस्ट करके जो मुनाफा आएगा उसको वो कितना होगा, और वो उस डिमांड पे उसका एक वो डिमांड पे निर्भर करता है। डिमांड अगर नहीं होता है तो वो लोग नहीं करेगा। तो एक तरह से अगर ये बिजनेस कम्युनिटी को एक गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे दीजिए, और अगर लोन है और लोन वापस देना है तो वो लोग भी सोचेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर ये लोन है, इस पे काफी मुनाफा नहीं होने से नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर अगर डिमांड नहीं होगा तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। पर प्रोफेसर बनर्जी, एक सवाल और है कि जो अभी तक देखने में आया कि सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिया, कितना दिया वो डिबेट कर सकते हैं हम, या जनधन में पैसा दिया या किसान सम्मान में पैसा दिया, लेकिन नौजवान हैं जो लोग नौकरी चली गई है। CMIE का डेटा है कि करीब 2 करोड़ लोग हैं जो प्रॉपर सैलरी वाले थे, उनकी नौकरी चली गई है। अमेरिका या जर्मनी की तरह इनकी सैलरी यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं की गई। जैसे जर्मनी में 60-80% सैलरी सरकार दे रही है तो कोई निकाला नहीं गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ नहीं बढ़ा। अमेरिका में बेरोजगारी का भत्ता दिया गया, पर हम मिडिल क्लास को किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहे हैं। जो छात्र नौजवान पढ़कर तैयार है उसे अब अगले 2-3 सालों में हो सकता है नौकरियां ना मिले, उनके लिए किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कमी का सपोर्ट नहीं है। पर यह भी जवाब दीजिएगा कि सरकार टैक्स कम कर देगी तो उसकी आमदनी या इनकम पर क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, मुझे तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की इनकम और ये बजट डेफिसिट पे ज्यादा मुझे लगता है ये ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर। वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते। तो आपने सुना प्रोफेसर बनर्जी को अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम प्रश्नों के जवाब देते हुए। हो सकता है कि
बहुत सारे मेरे प्रश्न उतने अच्छे ना हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, आपके संतोष लायक जवाब ना मिला हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस वक्त हम अपना फोकस जो है वो दो जगह पर रखें कि एक अर्थव्यवस्था को जो एक तरह से उसे धक्का लगा है उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। पिछले 6 साल में जो किया गया था उसका नतीजा बहुत ख़राब था। तालाबंदी से पहले ही आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो 11 साल में सबसे कम है, और उसके पहले भी अर्थव्यवस्था बहुत सुस्त चाल से चली आ रही थी। तो अब हम क्या नया करने वाले हैं, क्या उसमें कोई दम है? और दूसरा आप फोकस रखें कि अस्पताल, स्वास्थ्य, टेस्ट, इन सब के बारे में क्या स्थिति है, इसमें आप ज़रा भी ढिलाई ना बरतें।